Friends, this is Bhupen Sharma and once again मैं आप सबके लिए एक बार फिर से प्राइड एंड प्रेजुडिस के दूसरे पार्ट को लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर 10 तक पढ़ लिया था और उसके हिंदी कन्वर्शन को हमने आपको समझाया था, जो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आगे और भी मैं वीडियो डाल सकूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि प्राइड एंड प्रेजुडिस के चैप्टर नंबर 11 है। तो आइए कुछ हम चैप्टर नंबर 10 के बारे में थोड़ा समझेंगे, फिर उसके बाद 11 में। जैसा कि हम सब लोगों ने पढ़ लिया था कि भाई जो एलिजाबेथ की बड़ी सिस्टर है जेन, उसकी तबीयत खराब हो गई थी बिंगले के यहाँ पे। तो एलिजाबेथ उसका ख्याल रखने के लिए वहाँ पे जाती है और कुछ दिनों ख्याल रखने के बाद उससे जेन की तबीयत ठीक हो जाती है। तो आइए चैप्टर नंबर 11। कुछ दिन बाद जेन की तबीयत कुछ सुधर गई, तो वह ड्राइंग रूम में आकर बैठने योग्य हो गई। जैन को स्वस्थ देखकर बिंगले को विशेषतः प्रसन्नता हुई। जैन को ठंडी हवा से बचाने हेतु बिंगले ने कई सावधानियां बरतीं और उसके पास बैठकर सिर्फ उसी से बातें करने लगा। चाय के बाद मिसेस हर्ट सोने चले गए। डार्सी एक पुस्तक पढ़ने लगा। मिस कैरोलिन बिंगले भी एक पुस्तक लेकर पढ़ने का बहाना करने लगी और किसी न किसी तरह डार्सी का ध्यान पुस्तक से हटाकर अपनी तरफ करने का प्रयास करने लगी, किंतु सफल नहीं हुई। तब कैरोलिन ने अपने भाई से अनुरोध किया कि नीदरफील्ड पार्क में बाल डांस का आयोजन न करे, किंतु बिंगले ने स्पष्ट कह दिया कि डांस कार्यक्रम तो निश्चित ही होगा। कुछ देर बाद कैरोलिन उठकर कमरे में टहलने लगी। उसके कहने पर एलिजाबेथ भी उसके साथ टहलने लगी। डार्सी को भी उनका साथ देने को आमंत्रित किया गया, परंतु उसने व्यंग्य के स्वर में कहा कि वह उनके सुंदर शरीरों की सराहना वहीं अंगीठी के पास बैठे बैठे अधिक अच्छी तरह से कर सकेगा। इस कथन पर डार्सी एवं एलिजाबेथ के बीच वाकद्वंद्व प्रारंभ हो गया। एलिजाबेथ ने कहा कि यद्यपि वह मजाक उड़ाती है, किंतु वह विद्वतापूर्ण अथवा अच्छी बातों का कभी मजाक नहीं उड़ाती। मैं मानती हूँ कि बेवकूफियां और बेतुकापन, रोना झींकना और असंगतियां अवश्य ही मेरा मन फेर देती हैं, और जब भी संभव होता है मैं उन पर हंसती हूँ। डार्सी ने उत्तर दिया कि मुझमें काफी दोष है, परंतु मेरे समझने में त्रुटि नहीं है। मेरा दोष मेरे कठोर स्वभाव में है, जिसके कारण मैं विद्वेषी कहा जाता हूँ। दूसरों की मूर्खताएं और अवगुण जितनी जल्दी भूल जाने चाहिए, उतनी जल्दी मैं नहीं भूल पाता, और न ही मेरे प्रति किए गए दुर्व्यवहार को मैं भूल सकता हूँ। इस बार एक बार मेरी राय खराब हो जाए तो हमेशा के लिए खराब हो जाती है। एलिजाबेथ ने कहा कि उसका दोष यह है कि उसे प्रत्येक व्यक्ति से घृणा करने का नैसर्गिक प्रवृत्ति है। इस पर डार्सी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि जानबूझकर उन्हें गलत समझने की तुम्हारी नैसर्गिक प्रवृत्ति है। इस वाकयुद्ध के पश्चात मिस बिंगले संगीत का सुझाव देती हैं। डार्सी को महसूस होता है कि एलिजाबेथ पर अधिक ध्यान देने में उसे खतरा है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। शनिवार को सुबह एलिजाबेथ ने अपनी मां को पत्र लिखा कि जेन पूर्णतः स्वस्थ हो गई है, उन्हें लेने के लिए गाड़ी भेज दें। किंतु मिसेस बेनेट चाहती थी कि वे नीदरफील्ड में कुछ दिन और रहें, इसलिए वे उत्तर में यह संदेश देती हैं कि गाड़ी मंगलवार तक नहीं आ सकेगी। लेकिन एलिजाबेथ शिष्टता की खातिर तभी वहां से चली जाना चाहती थी, इसलिए बिंगले से प्रार्थना की गई कि उन्हें लौट जाने के लिए अपनी गाड़ी दे दें। किंतु बिंगले बहनों ने उनसे अनुरोध किया कि एक दिन और रुक जाए। सो दोनों बहनें एक दिन और रुक गईं। इस पर बिंगले प्रसन्न हुआ, किंतु कैरोलिन पछताई कि उसे रुकने को क्यों कहा गया, क्योंकि वह एलिजाबेथ से ईर्ष्या एवं घृणा करने थी, यद्यपि जैन से उसे स्नेह था। एलिजाबेथ के वहां से विदा होने के प्रस्ताव पर डार्सी ने बुद्धिमान उसकी बुद्धिमानी की मन ही मन प्रशंसा की।
क्योंकि उन्हें वहां रहते हुए आवश्यकता से अधिक समय हो गया था। डार्सी ने स्वयं को एलिजाबेथ के प्रति और अधिक आकर्षित हुआ पाया। उससे उसे भय हुआ कि उसने तय किया कि एलिजाबेथ के चले जाने के बाद वह उसके प्रति अपना कोमल भाव अथवा प्रशंसा का कोई लक्षण प्रतीत नहीं होने देगा। उसे भी उसके चले जाने पर खुशी हुई। जैन और एलिजाबेथ जब वापस घर पहुंची तो उसकी मां द्वारा उनका हार्दिक स्वागत नहीं किया गया। वह उनके इतनी शीघ्र लौट जाने पर अप्रसन्न थी, लेकिन मिस्टर बेनेट उनके वापस आने पर प्रसन्न हुए। उन्हें उनकी अनुपस्थिति खल रही थी। उसके बिना संध्या समय का वार्तालाप निर्जीव और बुद्धिमत्ता पूर्व से रहित हो गया था। चैप्टर नंबर 13। मिस्टर बेनेट का एक दूर के रिश्ते का भाई कॉलिंस आया था। यहाँ पर याद रखना, कॉलिंस मिस्टर बेनेट का कजिन था। वह युवा पादरी था और लेडी कैथरीन डी बोरो द्वारा उसके अपने क्षेत्र में नियुक्त किया गया था। क्योंकि बेनेट को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात कॉलिंस ही उनकी संपूर्ण संपत्ति का उत्तराधिकारी होने वाला था। बेनेट ने अपनी पत्नी को यह बताया था कि वे इस क्रूर प्रावधान पर दुखी हुई। बेनेट ने माना कि कानून का यह प्रावधान अन्यायपूर्ण था, परंतु इसके लिए कॉलिंस उत्तरदायी नहीं था। उन्होंने कहा कि कॉलिंस एक सप्ताह के लिए उनके यहाँ रहने को आ रहा है। उन्होंने इसका पत्र पढ़कर सुनाया। कॉलिंस के पत्र में बेनेट और उनके पिता की कटु संबंधों का उल्लेख करते हुए लिखा था कि उनके संबंध सुधारने के उद्देश्य से ही वह उनके पास एक सप्ताह रहने को आ रहा है। उसे यह भी तय था कि बेनेट परिवार उससे नाराज होगा क्योंकि उनकी सारी संपत्ति का वारिस था। बेनेट ने कॉलिंस के खुद पत्र में खुशामदीपन और आत्मगौरव का विचित्र मिश्रण पाया। उन्होंने एलिजाबेथ से कहा कि उनको आशा नहीं है कि वह समझदार व्यक्ति है। कॉलिंस ठीक समय पर आ गया और पूरे परिवार ने उसका अति विनम्रता से स्वागत किया। वह लंबा, भारी वजन वाला 25 वर्षीय युवक था। 25 वर्षीय। वह गंभीर और गौरवशाली प्रतीत होता था और उसका व्यवहार अत्यंत अनौपचारिक था, किंतु वह प्रशंसा करने में बहुत उदार था। उसने मिसेज बेनेट को बधाई दी और उनका पुत्रियों वाला परिवार अति सुंदर है। उसने एक मकान और फर्नीचर की सराहना की और भोजन की भी बहुत प्रशंसा की। मिसेज बेनेट का भाव उसके प्रति कोमल हो गया था। बेनेट के अनुमान के अनुसार ही कॉलिंस विचित्र चरित्र वाला व्यक्ति था। वह अपनी संरक्षिका लेडी कैथरीन डी बोरो की प्रशंसा करते नहीं थकता था। वास्तव में वह अपने जीवन में उनका प्रमुख उद्देश्य लेडी कैथरीन की चापलूसी करना ही था। उसने बताया कि वे धनी विधवाओं और उनके इकलौती पुत्री हैं। उन्हीं की कृपा से उसे उनके क्षेत्र में पादरी का पद प्राप्त हुआ है। कॉलिंस ने मिड डी बोरो को भी दाखिल दिल खोलकर तारीफ की। दुर्भाग्य से वह बीमार रहा करती थी, जिसके कारण वह पनप नहीं सकी। बेनेट उनका वर्णन बड़े आनंद से सुनते रहे। उन्हें वह बेढंगा व्यक्ति प्रतीत हुआ। चाय के बाद बेनेट कॉलिंस को ड्राइंग रूम में ले गए और उनसे निवेदन किया कि महिलाओं के लिए जोर से कुछ पढ़ें। उसने फाइडाइसेस सरमन्स को पढ़ना शुरू किया। वह नीरसता सहित 3 पृष्ठ ही पढ़ पाया था कि लीडिया ने उसे बीच में टोककर मजाक किया और गपशप शुरू कर दी। इस पर कॉलिंस ने बहुत बुरा माना और किताब रख दी। संध्या का शेष समय उसने बेनेट के साथ बैकगैमन यानी चौसर का खेल खेलने में व्यतीत किया। चैप्टर नंबर 15। कॉलिंस ना तो बुद्धिमान था और ना ही उसे शिक्षा अथवा सुसंगति का लाभ प्राप्त हुआ था। यद्यपि उसने अशिक्षित और कंजूस पिता के निरंतर दमन के परिणाम स्वरूप उसमें शिष्टाचार की विनम्रता आ गई थी, किंतु पादरी के पद पर नियुक्त से उसे अप्रत्याशित समृद्धि प्राप्त होने के कारण वह अहंकार और आज्ञाकारिता और स्वास्थ्यपरता एवं नम्रता का मिश्रण बन गया था। पर्याप्त आय हो जाने पर वह उसका इरादा विवाह करने का था। उसने बेनेट परिवार की लड़कियों की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ सुना था और परिवार से मेल मिलाप करने का उसका उद्देश्य इनमें से किसी लड़की से विवाह करना था। उसने यह भी सोचा कि इस योजना के द्वारा वह उसके पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने की क्षतिपूर्ति करेगा। पहले दिन तो उसने जेन को चुना
लेकिन अगले दिन जब उसे मालूम पड़ा कि जेन का संबंध तय हो चुका है, तो उसने एलिजाबेथ को पसंद करने का संकेत दिया। मिसेज बेनेट बहुत प्रसन्न हुई कि उनकी दो बड़ी बेटियां का विवाह शीघ्र हो जाएगा। उसकी पुत्रियों का विवाह करा देने को ही तो वे जी रही थीं। उनकी राय में एलिजाबेथ को कॉलिंस से अच्छा वर नहीं मिल सकता था। लीडिया मेरिटन जाकर अपनी आंटी से मिलने की बहुत उत्सुक थी, ताकि वहां फौजियों से मिल सके, अधिक परिचय दे सके। तो मेरिटन में मिसेस लूकस रहती थी, जो उनकी आंटी थी। मैरी के सिवा अन्य सब बहनें उनके साथ जाने को राजी हो गईं, मैरी को छोड़कर। ठीक है। बेनेट के अनुरोध पर कॉलिंस भी उनके साथ जाने को तैयार हो गया। मेरिटन में उनकी भेंट एक जवान अफसर डैनी से हुई, जिसके साथ वैकम नामक एक सुंदर और सज्जन अफसर था। जब लड़कियां फौजी अफसरों से बात कर रही थीं, तभी उन्हें बिंगले और डार्सी दिखाई देते, जो जैन के स्वास्थ्य के बारे में जानने को लॉन्गबर्न जा रहे थे। एलिजाबेथ ने लक्ष्य किया कि वैकम और डार्सी ने जब एक दूसरे को देखा, तो उनके रंग यकायक बदल गए। एक सफेद पड़ गया और दूसरा लाल। अगले ही क्षण बिंगले और डार्सी विदा लेकर चले गए। डैनी और वैकम लड़कियों के साथ फिलिप्स के घर पहुंचे, लेकिन अंदर जाने को राजी नहीं हुए। तब मिसेज फिलिप्स ने लड़कियों से वादा किया कि अगले दिन उन्हें रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करेंगे। लॉन्गबर्न लौटने पर कॉलिंस ने मिसेज बेनेट से मिसेज फिलिप्स के शिष्टाचार और विनम्रता की सराहना की। मिसेज फिलिप्स के आमंत्रण पर जब अगले दिन संध्या समय पर पांचों बेनेट बहनें मेरिटन में उनके घर पहुंची, तो उन्हें प्रसन्नता हुई, और वैकम वहां पहले से ही आ चुका था। कुछ अन्य सैनिक अधिकारी भी आमंत्रित थे। वैकम का मनोहर शिष्टाचार और गौरवशाली व्यक्तित्व सबको पसंद आए, और एलिजाबेथ पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। वैकम एलिजाबेथ की बगल में बैठा था, इसलिए एलिजाबेथ को उससे बातचीत करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। बातचीत के दौरान जब वैकम ने डार्सी का जिक्र किया, तो एलिजाबेथ ने कहा कि डार्सी अपने पास पड़ोस के बिल्कुल पसंद नहीं कर किया जाता, और वह स्वयं भी उसे अत्यंत अरुचिकर मानती है। इस पर उत्साहित होकर बेकम ने डार्सी के बारे में अनर्गल बातें करना शुरू कर दिया। बेकम ने एलिजाबेथ से कहा कि डार्सी के पिता बहुत नेक आदमी थे और उनके धर्मपिता थे। बेकम को बहुत चाहते थे और उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे पादरी बनाना चाहते थे। इस कारण डार्सी उसे ईर्ष्या रखता था, और डार्सी की चालबाजियों की ही बदौलत उसे चर्च की सेवा करने के बजाय सेना में भर्ती होना पड़ा। बेकम ने एलिजाबेथ को यह भी बताया कि बेकम के पिता ने डार्सी के पिता की संपत्ति की अत्यंत निपुणता से साथ देखभाल की थी। उसी के परिणाम स्वरूप बेगम को संपत्ति का एक अंश मिलना तय था, लेकिन डार्सी ने उसकी चालाकी करके उसे वंचित करा दिया। डार्सी की बहन के बारे में बेगम ने कहा कि वह भी भाई जैसी ही है, सुंदर है, किंतु अत्यंत गर्वीली है। बेगम ने डार्सी की निंदा में ये बातें इतनी आसानी और प्रभावी ढंग से की कि एलिजाबेथ ने उसका लगभग विश्वास कर लिया। उसने आश्चर्य से पूछा कि जब डार्सी इतना बुरा है, तो बिंगले से जो बहुत ही भला है, उससे इतनी मित्रता क्यों है? बेकहम ने कहा कि डार्सी में यह कला है कि जब चाहता है, दूसरों को प्रसन्न करके अपना बना लेता है। डार्सी अपना गर्व कभी नहीं त्याग सकता, किंतु धनवानों के साथ वह अत्यंत उदार हृदय, मिलनसार, न्यायप्रिय, कपट रहित बन जाता है। बेकहम ने यह भी बताया कि लेडी कैथरीन डार्सी की मौसी है, आंटी है, ठीक है, जो तानाशाही प्रवृत्ति की और बदमिजाज है। उधर कॉलिंस मिसेज फिलिप्स के साथ ताश खेलता रहा, और उसकी और उनके घर के तारीफ करता रहा। ताश का खेल खत्म होने पर सभी महिलाएं बेकम से बातचीत करने लगीं। सभी विशेषतर एलिजाबेथ उनके शालीनता पूर्ण शिष्टाचार और मधुर व्यवहार एवं आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। अगले दिन एलिजाबेथ ने जेन को बताया कि बेकम ने डार्सी के बारे में उससे क्या बातें की थी, लेकिन जैन को उन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि बेकम को जो अन्याय सहना पड़ा, उसका कारण कुछ अजीब गलतफहमी हो सकती थी, मगर एलिजाबेथ को बेकम के प्रति डार्सी के अन्याय पर विश्वास था। यदि एलिजाबेथ की राह सही थी, तो जैन के लिए यह और भी आश्चर्य का विषय था कि इतना होने पर भी डार्सी बिंगले की घनिष्ठता का पात्र कैसे बन गया। उसी दिन बिंगले और उसकी बहनें लॉन्गफोर्ड आकर नीदरफील्ड के बाल डांस का निमंत्रण देने आए, और उनके लिए
अगले मंगलवार का दिन निश्चित कर दिया। मिंगले की दोनों बहनों ने जैन के प्रति अत्यंत शिष्ट और आत्मीयता का व्यवहार प्रस्तुत किया, किंतु एलिजाबेथ से वे अधिक नहीं बोली। मिसेज बेनेट तथा कैथरीन एवं लीडिया ने उन्होंने एकदम उपेक्षा की। बहरहाल मिसेज बेनेट और उनकी पुत्रियों को डांस के लिए इस निमंत्रण पर अत्यंत प्रसन्नता हुई। एलिजाबेथ तो बेकम के साथ नृत्य करने की आशा से खुशी से फूल उठी, लेकिन कॉलिंस ने उससे प्रार्थना की कि विशेषतः प्रारंभ के 2 नृत्यों में वह अपने साथ नाचे तो शिष्टता वश उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिए। एलिजाबेथ को ऐसा प्रतीत हुआ कि बेकम ने उसे अपनी पत्नी बनाने का चुन लिया है। कॉलिंस के उसकी अधिकाधिक प्रशंसा करते देख रहने और मिसेज बेनेट को इसका संकेत देने से उस विचार की पुष्टि हो गई। फिर भी उसने यह सोचा कि उस समय इस विषय पर चिंता करने में बुद्धिमानी नहीं होगी और उसने संकेतों की उपेक्षा करना ही उचित समझा। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नीदरलैंड में ड्राइंग रूम में एलिजाबेथ की नज़रों में व्यर्थ ही वेकम की तलाश की। उसे जब मालूम हुआ कि वह आवश्यक कार्य से लंदन चला गया है तो उसे बड़ी निराशा हुई। उसने बताया गया कि यद्यपि वेकम को आमंत्रित किया गया था, किंतु वह नृत्य के समय डार्सी से बचने के लिए ही चला गया था। तब कॉलिंस के पूर्व प्रस्ताव के अनुसार एलिजाबेथ को शुरू के 2 नृत्यों में कॉलिंस का साथ देना पड़ा, किंतु वह बहुत बुरी तरह नाचा और उसकी बातें बहुत ही उबाऊ थीं। शुरू से 2 नृत्यों के बाद डार्सी ने एलिजाबेथ से उसके साथ नाचने का प्रस्ताव किया तो उसे आश्चर्य हुआ, परंतु अनमने भाव से उसने स्वीकार कर लिया। नाच के दौरान एलिजाबेथ तथा डार्सी बहुत देर तक कोई बात नहीं कर सकी। आखिरकार एलिजाबेथ ने साहस बटोरकर डार्सी और बेकम का जिक्र किया तो डार्सी द्वारा बेकम के साथ किए गए दुर्व्यवहार और अन्याय के बारे में कहा। डार्सी अपनी घृणा छुपा नहीं सका। संयत भाव से उसने कहा कि बेकम अच्छा आदमी नहीं है। दोनों ने कुछ अन्य विषयों पर भी बातचीत करने का प्रयास किया, किंतु अधिक वार्तालाप नहीं हो सके। दोनों ही असंतुष्ट रहे। डार्सी ने अपने मन पर एलिजाबेथ के भारी प्रभाव का अनुभव किया। नृत्य पश्चात मिस बिंगले ने एलिजाबेथ को सावधान किया कि बेकम का विश्वास न करे। डार्सी वास्तव में बेकम के प्रति अतिशय उदार रहा था, यद्यपि बेकम ने उसके साथ अत्यंत अभद्र और निंदनीय व्यवहार किया था। कैरोलिन बिंगले ने आगे बताया कि बेकम डार्सी के पिता के गुमास्ते का पुत्र था और कुलीन नहीं था, अतः उसने बलमन शाहिद की अपेक्षा कैसे की जा सकती थी। किंतु यह सुनकर एलिजाबेथ क्रोधित हुई। उसने जैन से कहा कि बिंगले से बेकम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जैन के पूछने पर बिंगले ने कहा कि उसे बेकम के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन वह अपने मित्र डार्सी की सच्चरित्रता एवं सम्मान का विश्वास दिला सकता है। बिंगले ने यह भी बताया कि बेकम अपने अविवेकपूर्ण व्यवहार से डार्सी के स्नेह से वंचित हो गया। जैन ने एलिजाबेथ से कहा कि अगर डार्सी ऐसा बुरा आदमी होता जैसा बेकम ने उसका चरित्रण किया है तो डार्सी कभी बिंगले की मित्रता एवं उच्च सम्मति का पात्र नहीं होता। लेकिन एलिजाबेथ इन दलीलों का कोई असर नहीं हुआ। रात्रि भोजन के दौरान मिसेज बेनेट मूर्खता भरी बातें करती रहीं। उन्होंने जेन तथा एलिजाबेथ के संभावित विवाह संबंध के बारे में भी जोर जोर से कहा। डार्सी की बुराई की और डार्सी ने भी सुना। उन्हें उन्हें रोकने की एलिजाबेथ की कोशिश बेकार रही। मैरी ने गाना शुरू किया, लेकिन वह भी मूर्खतापूर्वक ही रही। एलिजाबेथ इन सब से बहुत व्यथित हुई। कॉलिंस, जो पहले से ही डार्सी को अपना परिचय दे चुका था, अपनी संरचिका लेडी कैथरीन की तारीफ के पुल बांधता रहा। कॉलिंस को भी पता चला कि डार्सी लेडी कैथरीन का भतीजा है। कॉलिंस ने पादरियों के कर्तव्य पर लंबा भाषण दे डाला, जिससे सब बोर हुए। बेनेट परिवार के सदस्य सबसे विदा लेने हो जाने के बाद विदा हुए। अगले चैप्टर पे आते हैं। अगले ही दिन सवेरे कॉलिंस ने, जो बेनेट बहनों में से किसी से शादी करने के इरादे से ही लॉन्गबोर्न आया था, मिसेज बेनेट से एलिजाबेथ के से एकांत में बात करने की अनुमति मांगी, जो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर ली। कॉलिंस ने एलिजाबेथ से विवाह का प्रस्ताव किया और लंबा भाषण देते हुए बताया कि 3 कारणों से उसे विवाह करने का निर्णय लिया है। पहला यह है कि वह विवाह करके अपने क्षेत्र में पादरियों के सम्मुख विवाह का उदाहरण उपस्थित करना चाहता है। दूसरा यह है कि विवाह से उसके स्वयं के सुख में वृद्धि होगी
और तीसरा यह कि उसकी सरचिका लेडी कैथरीन की यही सलाह और सिफारिश थी कि वह शादी कर ली। फिर उसने लेडी कैथरीन की भूरी भूरी प्रशंसा की। उसने यह भी कहा कि एक ऐसी लड़की से विवाह करके जो कुछ भी दहेज नहीं ला सके, वह उसकी उदारता का आदर्श उपस्थित करेगा। एलिजाबेथ ने उसे धन्यवाद देते हुए अत्यंत विनम्रता से उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह यही जिद करता रहा कि उसकी ना वास्तव में हाँ है, क्योंकि वह जानता है कि स्त्रियों का यही स्वभाव होता है। उसने यह भी कहा कि एलिजाबेथ जैसी समझदार लड़की को उससे विवाह करने में विभिन्न लाभ समझ लेने चाहिए। फिर भी एलिजाबेथ अपने इनकार पर दृढ़ रही और कमरे से चली गई। एलिजाबेथ के जाते ही मिसेज बेनेट तेजी से कमरे में आईं और उन्होंने बड़े उल्लास से साथ और कॉलिंस को तथा स्वयं को भी बधाई दे डाली, यह मानते हुए कि एलिजाबेथ और कॉलिंस का संबंध पक्का हो गया। एलिजाबेथ ने भी सॉरी कैलेंस कॉलिंस ने भी वैसी ही प्रसन्नता के साथ बधाई स्वीकार करके उन्हें बधाई दे दी। किंतु जब कॉलिंस ने एलिजाबेथ के साथ हुए वार्तालाप का विवरण दिया तो मिसेज बेनेट चिंता में पड़ गई। वे अपनी पुत्री की प्रकृति की भली बातें परिचित थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ना को ना ही माना जाए। उन्होंने कहा कि यह बहुत जिद्दी और मूर्ख लड़की है और यह नहीं जानती कि उसकी भलाई किस बात में है, परंतु वे उसे इस जान यह जानने के विवश करेगी। यह सुनकर कॉलिंस को स्वभाव तय संदेह हुआ कि उसने विवाह करना बुद्धवाई नहीं होगी। मिसेज बेनेट ने तुरंत अपनी गलती महसूस करके बात पलट दी। मिसेज बेनेट ने तब अपने पति के पास जाकर उनसे कहा कि कॉलिंस अपना इरादा बदले, उससे पहले लिज्जी यानी एलिजाबेथ को कॉलिंस से विवाह करने को राजी कर ले। बेनेट ने कहा कि वे लिज्जी से उस मूर्ख से शादी करने की भरसक रोकेंगे। उन्होंने एलिजाबेथ को अपने अध्ययन कक्ष में बुलवाया और कहा, यदि तुम कॉलिंस से शादी नहीं करोगी तो तुम्हारी माँ तुमसे कभी भी तुम्हारी सूरत नहीं देखेगी, और यदि उससे शादी करोगी तो मैं कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगा। इससे मिसेस बेनेट को घोर निराशा हुई। उन्होंने एलिजाबेथ को फुसलाया और धमकाया भी, मगर वह अपने इरादे से टस से मस नहीं हुई। इसी बीच शार्लोट लुकास बेनेट परिवार के साथ एक दिन रहने को आई। शार्लोट लुकास मिसेस बेनेट ने उसके सामने ही एलिजाबेथ को फिर झड़का और उससे प्रार्थना की कि उसे समझाए, किंतु एलिजाबेथ फिर भी अपने दृढ़ निश्चय पर दृढ़ रही। कॉलिंस ने अपने गर्व पर चोट खाकर अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। इस प्रकार से आज हमने 10 चैप्टर की हिंदी विवरण को पढ़ लिया है। तो मैं समझता हूँ आप सबको समझ में आया हो, और मेरी आशा है कि आपने अच्छी तरह समझा होगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपनी अपनी राय भी ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा, मुझे बताएं, जिससे मुझे और वीडियो बनाने में अच्छा लगे। थैंक यू।